दोस्तों ये परीक्षा हुई थी जनवरी 2012 में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। किसके विषय में चिंतित है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े हैं कि वीडियो बड़ा होगा और आप लोगों का समय भी ज़्यादा लगेगा। तो सीधे हम लोग आंसर देखेंगे। अगला प्रश्न, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को जब शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करने लगे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक कारक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है। किसके सिद्धांत से प्रभावित है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता। तो ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय भागीदारिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि यह किसको दर्शाता है। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि
मान लीजिए जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है कौन सा? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रश्न क्या है हमारा कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा क्या करती है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न सीटेट 2012 में प्राथमिक स्तर के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? इसमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य या असत्य। यह हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? इनमें से आपको प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बतानी है। तो ऑप्शन ए क्या है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन बी है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। ऑप्शन सी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। और ऑप्शन डी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, यहाँ गायक हो गया है, टाइपिंग करते समय छूट गया है, तो इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? मान लीजिए चाहे इंद्रिय गामक दे दे या संवेदी प्रेरक, बात एक ही है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि हमें क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, और दूसरी बात है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और किस स्तर तक के क्वेश्चन बनते हैं। तो किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कम से कम 5-10 साल बैक पेपर को जरूर देख के जाइए। उससे लेवल भी पता चलता है और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जो क्वेश्चन 2-4 साल पहले पूछे रहते हैं वो जरूर उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये सीरीज़ चालू किए हैं, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले सीटेट के कंप्लीट, फिर यूपी टेट के, और उसके बाद से जितनी भी मतलब अदर टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो
आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जब एक निरुयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब एक निरुयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे की निरुयोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो 19वें का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी हमारा क्या है कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान किसकी ओर संकेत करती हैं। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न था हमारा कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है, मतलब किसकी ओर, तो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिकता का पहला चरण है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिकता का पहला चरण है। ऑप्शन ए है प्राकल्पना का निर्माण। ऑप्शन बी है प्राकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन सी समस्या के प्रति जागरूकता। और ऑप्शन डी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। ऑप्शन ए है केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। और ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या होता है। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23वें का ये सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक। ऑप्शन बी है अनुभविक। ऑप्शन सी है भावात्मक। और ऑप्शन डी है आध्यात्मिक। तो इनमें से आपको सीखने का क्षेत्र बताना है। तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावात्मक। सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का सूचक है कि। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह किस बात का सूचक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है।
शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या था हमारा कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से आपको विकास का सिद्धांत बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विकास का सिद्धांत कौन सा है इनमें से? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी कह रहा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है या किस सिद्धांत पर आधारित है? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान के निर्माण संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण हो सकता है इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए कह रहा है वियोग दुश्चिंता, ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन सी है संवेगात्मक दुश्चिंता और ऑप्शन डी है अजनबी दुश्चिंता। तो बच्चा किस कारण से रो रहा है जब उसकी दादी उसे गोद में ले रही है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2012 के प्रश्न के